नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण यादव अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी फंडामेंटल्स के माध्यम से, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इससे पूर्व की वीडियो में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के संदर्भ में उसकी संकल्पनाओं के अध्ययन की शुरुआत की थी और उसी संकल्पनाओं के अंतर्गत हमने पृथ्वी की एक तारा संकल्पना एवं मैं कहूँ अद्वैतवादी संकल्पना का अध्ययन किया था। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो पृथ्वी की द्वैतवादी संकल्पना का अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी की द्वैतवादी संकल्पना किस तरह से पृथ्वी के निर्माण को दर्शाती है। और ये बात सर्वविदित है या मैं कहूँ कि व्यापक है कि पृथ्वी की द्वैतवादी संकल्पना अद्वैतवादी संकल्पना की तुलना में बहुत अधिक व्यापक है। और जो पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास एवं उसके प्रादुर्भाव, पृथ्वी का जो निर्माण की प्रक्रिया है उस दिशा के अंतर्गत अद्वैतवादी संकल्पना की तुलना में द्वैतवादी संकल्पना व्यापक है, सर्वमान्य है। और जो नवीन अवधारणाएं आएंगी उनको एक नई दिशा देने का काम भी द्वैतवादी संकल्पना करती है। और द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत सर्वप्रथम जिस भूगोलवेत्ता का एवं जिस वैज्ञानिक का अध्ययन करेंगे उसमें आती है चैम्बरलिन महोदय ने एक परिकल्पना या संकल्पना दी थी जिसको हम ग्रहाणु संकल्पना के नाम से जानते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की ग्रहाणु संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन महोदय ने बताया कि पृथ्वी का उत्पत्ति एवं विकास जो हुआ है, उसने कहा कि सूर्य पहले या ब्रह्मांड में उपस्थित था। तो उन्होंने कहा कि जो अद्वैतवादी संकल्पना कहती है कि पृथ्वी का जो विकास हुआ है वो एक निहारिका से हुआ है और वही निहारिका मूवमेंट करती है और उसी निहारिका के मूवमेंट के दौरान जो अपशिष्ट बचते हैं उसी अपशिष्टों से ग्रह का निर्माण हुआ और उन्हीं ग्रहों में सूर्य का क्रम आता है। उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह सूर्य है। द्वैतवादी संकल्पना इस चीज़ को पूर्ण रूप से नकारती है, या मैं कहूँ कि चैम्बरलिन की जो ग्रहाणु परिकल्पना है वो इस चीज़ को नकारती है। चैम्बरलिन महोदय कहते हैं कि सूर्य का जो पृथ्वी का विकास हुआ है वो सूर्य के साथ साथ ब्रह्मांड में एक और विशाल तारा विद्यमान था और उसी तारे या कहें उसी चीज़ को परिप्रेक्ष्य या उसी चीज़ को संदर्भ में रख के उन्होंने इस दृष्टिकोण को समझाया कि जब सूर्य ब्रह्मांड में विचरण कर रहा था, मूवमेंट कर रहा था, तो अपने आकर्षण बल के कारण एक दूसरा तारा या सूर्य एवं अन्य तारा आकर्षण बल के कारण एक दूसरे के नज़दीक आए और उसी नज़दीक के कारण या उसी आकर्षण बल के कारण उनकी जो भारी परत पे जो तत्व विद्यमान थे ठोस रूप में, उन तत्वों का विघटन हुआ और उसी विघटन के द्वारा जो कण विसर्जित हुए ब्रह्मांड में, या जिन कणों का मैं कहूँ विचरण हुआ, अलग अलग हुए, विखंडन हुआ, उन्हीं कणों को क्या कहते हैं? ग्रहाणु कहते हैं। उन कणों को क्या नाम दिया? ग्रहाणु। और इन्हीं ग्रहाणु के माध्यम से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ और उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। यह संकल्पना चैम्बरलिन महोदय ने दी। इस संकल्पना को मोटे रूप से हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उन्हें दी ग्रहाणु संकल्पना चैम्बरलिन ने। ग्रहाणु संकल्पना किसने दी? चैम्बरलिन ने दी 1905 में। 1905 ईस्वी में उन्होंने संकल्पना रखी। ये आधुनिक संकल्पना है, हम कह सकते हैं कि आधुनिक संकल्पना भी है ये। द्वैतवादी संकल्पना को आधुनिक संकल्पना, और इससे भी नवीन संकल्पनाएं आएंगे उनको आधुनिक संकल्पना कहेंगे। लेकिन आधुनिक संकल्पनाओं के विस्तार की ये या आधुनिक संकल्पनाओं के दृष्टिकोण को रखने की ये कड़ी है या उनका प्रारंभ है। उन्होंने कहा कि वायुमंडल का जो संगठन है उसमें एक नहीं दो तारे विद्यमान है, दो तारे विद्यमान है। उन्होंने उष्मा की उत्पत्ति के बारे में बताया। वो मैंने पहले बताया था, उष्मा की उत्पत्ति किसके कारण होती है? आकर्षण बल के कारण। किसके कारण? आकर्षण बल के कारण। और महासागरों की उत्पत्ति भी उन्होंने इसमें दर्शाई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आता है? एक अगली संकल्पना आएगी
इसका आउटपुट क्या है? उन्होंने कहा कि चैम्बरलिन की जो ग्रहणों परिकल्पना है इसका आउटपुट था ग्रहणों का संग्रह। ग्रहणों का संग्रह हो रहा है। ज्वालामुखी उद्गार का समय डिसाइड हुआ कि ज्वालामुखी का उद्गार किस प्रारूप में हो रहा है, और महासागरों की उत्पत्ति जैसे कि पीछे हम बता चुके हैं। अब नेक्स्ट भूगोल वेत्ता आते हैं, वो जो आधुनिक या द्वैतवादी संकल्पनाओं के बारे में उनका दृष्टिकोण क्या है उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं जेम्स जीन्स महोदय आते हैं, और जेम्स जीन ने जो संकल्पना दी उनकी संकल्पना क्या कहलाई? ज्वारीय संकल्पना। उन्होंने क्या की? ज्वारीय संकल्पना। इन संकल्पनाओं के नाम से आपको ये जानकारी, ये या मैं कहूँ कि दृष्टिकोण हमारे सामने आता है कि ये जो बात करते हैं ये निहारिका, केवल मात्र एक निहारिका की बात नहीं कर रहे। ये कहते हैं कि सूर्य के साथ साथ ब्रह्मांड में अनेकों या एक अन्य और ग्रह या तारा विद्यमान था, जो सूर्य के साथ क्रिया और प्रतिक्रिया के माध्यम से पृथ्वी का निर्माण हुआ। इन्होंने दी 1919 में, सन 1919 में इन्होंने संकल्पना दी। 1929 में इन्होंने संकल्पना में संशोधन किया। क्या किया? संशोधन किया। और संशोधन किया, संशोधन में निम्न बातें जो निकल के आएगी। परिकल्पना का जो आधार था वो था कि सूर्य सौरमंडल का निर्माण सूर्य एवं एक अन्य तारे से हुआ है। इन्होंने कहा कि सूर्य का जो निर्माण हो रहा है वो सूर्य के साथ साथ एक और अन्य तारा विद्यमान है, उसके माध्यम से हो रहा है। और उन्होंने कहा कि प्रारंभ में सूर्य गैस का गोला था। क्या कहा जेम्स महोदय ने? कि सूर्य प्रारंभ में क्या था? एक गैस का गोला था। फिर उन्होंने अगली बात कही कि सूर्य के अतिरिक्त ब्रह्मांड में एक और तारा है। ये बात सामने आ गई, सूर्य के साथ साथ एक और तारा ब्रह्मांड में विद्यमान है, जिससे ग्रहों की उत्पत्ति हो रही है। सूर्य स्थिर एवं अपनी जगह पर घूम रहा है। सर्वप्रथम यह बात जेम्स जीन्स ने कही कि सूर्य स्थिर है, वह अपनी जगह पे घूम रहा है। जो बाकी ग्रह हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। साथी तारा का एक पथ, जो साथी तारा है वो एक पथ के सहारे, जो कहे कि एक पथ के सहारे, एक जैसे कि ये साथी तारा है सूर्य, ये हम सूर्य मान ले, ये साथी तारा मान ले, ये एक पथ बना हुआ है। इसके सहारे क्या कर रहा है साथी तारा? ये मूवमेंट कर रहा है, इसके सारे मूव कर रहा है। साथी तारा सूर्य से विशाल था। जेम्स जीन्स महोदय ने एक बात और क्लियर की कि जो साथी तारा था सूर्य, और सूर्य के जो साथ तारा था वो सूर्य से विशाल था। उसका क्षेत्रफल या उसका आयतन सूर्य से अधिक था। और इन्हीं बातों से जो आउटपुट हमारे सामने आता है वो यह है, आउटपुट आता है कि जीन्स की जो संकल्पना थी जब वो विश्व पटल पे आई तो ये बातें सामने आएगी। जीन की संकल्पना ने एक पृथ्वी के निर्माण को एक नई या नवीन दिशा प्रदान की। उसमें मुख्य रूप से थी कि ग्रहों का क्रम। जीन्स महोदय की संकल्पना के बाद ये बात क्लियर होगी कि कौन सा ग्रह किस क्रम में है, ये हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ग्रहों का क्रम डिसाइड हो गया। उपग्रहों की संरचना, जो उपग्रह है, ग्रह है, उन सब के उपग्रह हैं, उनकी संरचना किस प्रकार की है। ग्रहों का परिक्रमण पथ, जो ग्रह है उनका परिक्रमण पथ क्या है, ग्रह किस गति से किस दिशा में मूवमेंट कर रहे हैं सूर्य के इर्द गिर्द, ये सब चीज़ें डिसाइड हुई। और नए ग्रह की खोज, जो नए ग्रह था प्लेटो, इसकी खोज जीन्स की संकल्पना से 1929 में की उन्होंने। और ये नए ग्रह के बारे में एक नया फैक्ट है, 2006 में, सन 2006 में जो विश्व भौगोलिक परिषद थी उसने नए ग्रह जो प्लेटो थी उसकी मान्यता रद्द की। इसकी मान्यता रद्द के बारे में हम फिर कभी डिसाइड कर लेंगे। अभी नेक्स्ट बढ़ते आगे। फिर आता है दे तारक। इस नाम से विदित होता है दे तारक, यानी कि दो तारक संकल्पना। ये किसने दी? रसेल ने। द्वैतवादी संकल्पनाओं में जो नेक्स्ट भूगोल वेत्ता है रसेल, उन्होंने दी दे तारक संकल्पना, या कहें कि दो तारक संकल्पना। उन्होंने कहा कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच में वर्तमान दूरी, या मैं कहूँ कि सॉरी मिस हो गया, जो रसेल ने जो दी थी, उन्होंने कहा कि जीन्स की जो संकल्पना थी, रसेल महोदय ने कहा कि जीन्स की जो संकल्पना थी उसमें कुछ कमियां रहेगी। और उन्होंने मेनली दो कमियों को इंगित किया कि जो जेम्स महोदय थे उन्होंने दो बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये हम कहें रसेल की जो संकल्पना है
उसको हम कह सकते हैं कि जेम्स जीन्स की संकल्पना का संशोधन है। उन्होंने दो बातों को मुख्य रूप से इंगित किया, वो था सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी। सूर्य एवं ग्रह है, उनकी वर्तमान दूरी के बारे में जेम्स जीन्स महोदय ने कोई जिक्र नहीं किया। ये बात रसेल ने कही और कहा कि ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग, उन्होंने कहा कि जेम्स जीन्स महोदय ने जो वर्तमान कोणीय आवेग है कि कौन सा ग्रह किस सूर्य के किस कोण में स्थित है, इस बारे में जिक्र नहीं किया। और रसेल ने अपनी संकल्पना कहा कि साथी तारों से निकले पदार्थ, जेम्स जीन्स ने कहा कि जो साथी तारे हैं, जो सूर्य और उसका एक साथी तारा है या साथी तारे हैं, उनसे निकले पदार्थ से ग्रहों की उत्पत्ति को समझाया। अब हम नेक्स्ट भूगोलवेत्ता की ओर लेते हैं। नेक्स्ट आता है होयल तथा लिटिलटन का सिद्धांत। ये क्या थे भूगोलवेत्ता? होयल तथा लिटिलटन का सिद्धांत। इन लोगों ने एक शोध पत्र लिखा या एक शोध ग्रंथ लिखा। वो शोध ग्रंथ कब लिखा? सन 1939 में न्यूक्लियर फिजिक्स नामक एक शोध ग्रंथ लिखा। और उसी शोध ग्रंथ में उनका जो लेख था नेचर ऑफ द यूनिवर्स, ये तो उनका एक शोध ग्रंथ था हम कहें। और ये उनका इस विषय पे नेचर ऑफ द यूनिवर्स पे उन्होंने रिसर्च किया। ये उनका पत्र था, शोध पत्र, ये उसकी थीसिस थी, उस पे लिखा। उन्होंने ब्रह्मांड को समझाया। और लिटिलटन महोदय ने, जो लिटिलटन थे, लिटिलटन ने कहा कि ब्रह्मांड में 2 नहीं 3 तारे हैं। ये बात मुख्य रूप से किसने कही? लिटिलटन ने कहा कि ब्रह्मांड में 1 नहीं 2 नहीं, 2 के बजाय 1 तारे की संकल्पना अद्वैतवादी, 2 तारा संकल्पना द्वैतवादी। और लिटिलटन महोदय ने क्या कहा कि ब्रह्मांड में 1 नहीं 2 नहीं 3 तारे विद्यमान हैं। अब नेक्स्ट हम लेते हैं अंतरतारक धूल परिकल्पना। अंतरतारक जैसे नाम से विदित हो रहा है, अंतरतारक धूल परिकल्पना। ये रूस के भूगोलवेत्ता थे ओटो स्मिड महोदय ने 1943 में संकल्पना दी। और उन्होंने कहा कि सूर्य एवं ग्रहों के मध्य कोणीय आवेग है। उन्होंने कहा कि सूर्य एवं ग्रहों के मध्य कोणीय आवेग है। ये क्वेश्चन किसने पूछा था? रसेल महोदय ने पूछा था जेम्स से। और उन्होंने क्या कहा था कि जो कोणीय आवेग है उसके बारे में जेम्स जीन्स ने बताया नहीं। तो ये बात आगे धूल परिकल्पना में क्लियर हुई। उन्होंने कहा कि सूर्य को ग्रहों के मध्य कोणीय आवेग विद्यमान है और ग्रहों की संरचना में अंतर है। जो ग्रह ब्रह्मांड में उपस्थित है उनकी संरचना में अंतर है। ये आपको पता भी है, ग्रहों में जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह मान जाता है। और जो उन्होंने कहा कि ग्रहों की गति में भी अंतर है, ग्रहों की गति के अंतर के बारे में भी बताया। और ग्रहों की उत्पत्ति गैस एवं धूल के कणों से होती है। ग्रहों की उत्पत्ति किससे होती है? गैस एवं धूल के कणों से। ये किसने कहा? ओटो स्मिड महोदय ने कहा कि जो उसकी उत्पत्ति है किससे होती है? गैस के कण एवं धूल से होती है, विभिन्न पार्टिकल मैटर से होती है। ये पृथ्वी की द्वैतवादी संकल्पनाएं थी। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सब लोगों के लिए उपयोगी होगी। अब आगे के जो हम वीडियो में उसमें लेंगे कि पृथ्वी की आधुनिक संकल्पना, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित आधुनिक संकल्पनाओं का अध्ययन करेंगे।